हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th लेसन कार्बन और उसके यौगिक पार्ट 5। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। इससे पहले हम कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ चुके हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, उनकी संरचना, बनावट और उनके उपयोगों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, जिसे अपन CFC के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये है क्या? पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन को हम फ्रियोन भी कहते हैं। यानी जो एक से अधिक परमाणु मिलते हैं क्लोरीन के और फ्लोरीन के, वो जब आपस में मिलके एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीक्लोरोफ्लोरो। और ये जो पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन्स होते हैं ये फ्रियोन के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर हमें लैब के अंदर इनको बनाना है तो हम क्या करते हैं, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन इनके परमाणु को आपस में जोड़ के हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लैब के अंदर हम सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें फ्रियोन 11 या ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरो प्राप्त होती है। यानी CCl4 प्लस HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी हम SbCl5 की, जो कि एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, इसकी उपस्थिति में अगर हम क्रिया करवाते हैं तो हमें CCl3F यानी ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमेथेन, ये इसका IUPAC नेम है, जिसे हम फ्रियोन 11 के नाम से जानते हैं, तथा साथ में HCl हमें प्राप्त होता है। इसका अगर नामकरण करें कि जो फ्रियोन है, क्योंकि फ्रियोन एक ही प्रकार के नहीं, कई प्रकार के फ्रियोन मिलते हैं, जैसे फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, फ्रियोन 112, फ्रियोन 113। तो ये जो फ्रियोन 11, 12 है वो किस प्रकार से दिया जाता है, उसके नामकरण की क्या तकनीक है, हम किस प्रकार से देते हैं। तो उसका फ्रियोन का जो नामकरण करते हैं, उसका फ्रियोन का नामकरण जो हम करते हैं वो करते हैं कि जो फ्रियोन का अणुसूत्र है उसमें उपस्थित जो कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या होती है उसके अनुसार हम निम्नानुसार फ्रियोन का नामकरण करते हैं। उसके लिए जैसे कि हम फ्रियोन, हमारे पास है कोई XYZ, यहाँ पे हम X लेते हैं, फ्रियोन अणु में उपस्थित जो कार्बन की संख्या होती है उससे एक कम कर देते हैं। यानी जितने भी कार्बन हमारे पास दिखाई देंगे हमको फ्रियोन के अंदर, उसमें से -1 कर देंगे तो हमारे पास कार्बन परमाणु की संख्या यानी X का नाम आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद Y यानी कि फ्रियोन अणु में जो उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु है उसकी संख्या, और उसकी संख्या में +1 हम जोड़ देते हैं यानी H+1 कर देते हैं, तो हमें Y की संख्या प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से Z यानी फ्रियोन अणु में जितने फ्लोरीन अणु परमाणु उपस्थित होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, Z। यानी XYZ की संख्या को हम XYZ की अगर संख्या को साथ साथ लें तो हमें फ्रियोन की सही संख्या के बारे में पता चल जाता है। अब इसी प्रकार से हम एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे हमारे पास CFCl3 है, यानी उसके अंदर X की संख्या कितनी है, 0, Y की संख्या 1 और Z की संख्या 1, जिससे हमें क्या बना है, फ्रियोन 11 यानी फ्रियोन 011, क्योंकि X यहाँ पे कितना है, 0। और इसी के प्रकार से हम दूसरा फ्रियोन 12 की बात करें तो फ्रियोन 12 के अंदर कितना है, CF2Cl2, यानी X यहाँ पे कितना है, 0, यानी C कितना है, 0, C यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1 -1 तो कितना हो जाएगा, 0। और इसी प्रकार से Y की संख्या, Y अभी मैंने आपको क्या बताया था, H+1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, एक भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 0, तो 0 + 1 = क्या हो गया, 1। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे
फ्लोरीन परमाणु की संख्या, Z बराबर क्या है हमारे पास, फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या, यानी फ्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, तो वो तो हमारे पास जितने फ्लोरीन होते हैं उतने ही लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Z बराबर 2, तो हमारे पास यहाँ फ्रियोन की संख्या क्या हो गई 012, यानी फ्रियोन 12। इसी प्रकार से हम और उदाहरण देख सकते हैं, इसी प्रकार से जैसे आपके पास CFCl3 है, इसको भी आप अगर देखना चाहें तो हमारे पास क्या है, जैसे C बराबर कितना है CFCl3, यानी C कितना है 1, तो 1 - 1 बराबर कितना हो गया 0। फ्लोरीन परमाणु यहाँ पे कितना है आपके पास 1, यानी F बराबर 1, तो कितना हो जाएगा 1, और H कितना है, एक भी H नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 0 + 1, हाइड्रोजन +1 करना है ना हमको, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 + 1, तो आपके पास कितना हो गया 1, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास फ्रियोन 11। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि किस प्रकार से हम फ्रियोन की संरचना कर सकते हैं, फ्रियोन का नामकरण हम कर सकते हैं। अब ये जो हमने अलग अलग प्रकार के फ्रियोन बनाए, इन फ्रियोन का क्या उपयोग है, तो फ्रियोन का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो अक्रिय विलायकों के रूप में उपयोग में लिया जाता है, हम इनको अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा इनका सबसे बड़ा जो उपयोग होता है, आपने नाम सुना होगा CFC, तो ये जो CFC है ये रेफ्रिजरेटर में, AC यानी एयर कंडीशनर्स के अंदर, शीत संग्रहकार यानी कि जो आपके कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसके अंदर प्रशीतक के रूप में, यानी उन चीज़ों को ठंडा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक आता है हमारा, वो क्या आता है CNG और LPG। CNG जिसका नाम आप अच्छे से जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CNG भी कहते हैं। और इसके अंदर मुख्य रूप से मेथेन और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, और CNG में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। यदि हम CNG को जलाते हैं यानी दहन करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत कम निकलती है, इसलिए यह अन्य जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, तो उन पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में यह पर्यावरण के लिए क्या होती है, कम हानिकारक गैस होती है। प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक गैस है क्या और संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है। तो जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं अपन, तो प्राकृतिक गैस क्या है, पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में जो गैस पाई जाती है उन गैसों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस। और जब पेट्रोलियम का हम खनन करते हैं तो उस समय उसके साथ ये प्राकृतिक गैसें भी क्या होती है, बाहर आ जाती है, और जब इन्हीं प्राकृतिक गैसों को उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो हम उससे क्या बन जाती है, हमारे पास संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG बन जाती है। आपने आजकल CNG और LPG का बहुत नाम सुना होगा, लेकिन CNG और LPG दोनों अलग अलग गैसें हैं। LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन, पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है ये आपको पता ही है, लेकिन जब पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो उससे जो अन्य अवयव होते हैं, उसके कोलतार, कोल, अन्य जो गैसेज इत्यादि निकलती हैं, उन सब के साथ कई अवयवों के साथ जो गैस निकलती है उस गैस को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम गैस। अब जो ये पेट्रोलियम गैस है, अगर इसकी तुलना हम LPG के साथ करें तो जो ये LPG होती है उससे CNG क्या होती है, हमेशा भारी होती है। LPG की तुलना में जो CNG होती है वो अधिक सुरक्षित गैस होती है, क्योंकि LPG क्या होती है, भारी होती है, और CNG कैसी होती है, हल्की गैस होती है। और इसके कारण अगर LPG का रिसाव होता है तो ये क्या होती है, वायु के अंदर फैल जाती है। और जब कौन, CNG गैस, क्योंकि वो क्या होती है, हल्की होती है, जबकि LPG क्या होती है, भारी होती है। और जो यह भारी होने के कारण क्या होती है, नीचे की सतह में यानी जहाँ पर है वो आसपास क्या होगी, फैल जाएगी, और फैलने के कारण क्या हो जाएगा, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। जबकि CNG क्या होगी, हल्की होने के कारण ऊपर वायुमंडल के अंदर फैल जाएगी और दुर्घटना की संभावनाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें
तो सीएनजी और एलपीजी के क्या उपयोग हैं? तो मेनली जो सीएनजी का और एलपीजी का उपयोग है वो हम ईंधन के रूप में करते हैं। और अगर सीएनजी की बात करें तो आजकल वर्तमान में आपने देखा होगा कि यातायात हेतु वाहनों में हम पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग भी हम करते हैं। तो ये तो हुआ सीएनजी और एलपीजी क्या है और हम इनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। अब दूसरी बड़ी चीज़ आती है आपके पास बहुलक। बहुलक यानी पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर आपने देखा होगा कि जैसे अपन मोतियों की माला पहनते हैं तो मोतियों की माला के अंदर क्या होता है, एक जैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे मोती जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक माला बना लेते हैं। और इसी प्रकार से जब रसायन की हम बात करें तो बहुत जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला युक्त एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक। और इस प्रकार से इस प्रक्रिया को जिसके अंदर बहुलकों का निर्माण होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलकीकरण। और बहुलकों को मुख्य रूप से हम दो श्रेणियों के अंदर बांट सकते हैं, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो प्राकृतिक बहुलक यानी कि जो प्रकृति से हमें सीधे ही प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक। जैसे कि प्राकृतिक रबड़, स्टार्च, सेल्यूलोज, रेजिन आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक। अब प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो प्राकृतिक बहुलक में सबसे पहले आता है प्राकृतिक रबड़। तो ये प्राकृतिक रबड़ क्या, हमको पूरा जो हम रबड़ यूज़ करते हैं वही होता है, उसको हम किस प्रकार से हमारे यूज़ में लेने योग्य बना सकते हैं, या जो हमको मिलता है वो क्या वास्तव में वो यूज़ लेने योग्य होता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है, ये जो रबड़ का वृक्ष होता है, आपने नाम सुना होगा रबड़ का वृक्ष, उससे जब जो दूध निकलता है जिसे हम लेटेक्स या क्षीर के नाम से भी जानते हैं, उससे हम प्राकृतिक रबड़ को बनाते हैं। और प्राकृतिक रबड़ का जो अपन कहते हैं कि वो मुख्य रूप से क्या होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यानी जो रबड़ का पेड़ होता है उसके द्रव से हम इस प्राकृतिक रबड़ का निर्माण करते हैं। और अगर उसकी केमिकल संरचना, रासायनिक संरचना की बात करें तो ये क्या होता है, आइसोप्रीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 यानी आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का जब हम बहुलकीकरण करते हैं तो हमें पॉली आइसोप्रीन प्राप्त होती है, और पॉली आइसोप्रीन यानी कि प्राकृतिक रबड़। अब अगर हम प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो ये प्राकृतिक रबड़ किस प्रकार से प्राप्त होता है, हम इसे प्राकृतिक रबड़ को किस प्रकार से बनाते हैं। तो जो पेड़ से दूध मिलता है यानी कि जो लेटेक्स हमें प्राप्त होता है, इस लेटेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल मिलाते हैं और उसे ठोस में बदल लिया जाता है। और इस प्रकार जो हमें रबड़ प्राप्त होता है वो कैसा होता है, अत्यंत प्रत्यास्थ और कम तनन सामर्थ्य वाला होता है, यानी उसे हम कम खींच सकते हैं। और इसको अच्छा उपयोगी बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, यानी इसकी तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर सल्फर मिलाकर, यानी जो ठोस रबड़ अभी में हमें प्राप्त हुआ है जिसके अंदर हमने एसिटिक अम्ल मिलाया है, उस ठोस रबड़ के अंदर हम क्या करते हैं, सल्फर मिलाते हैं और सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं जिससे हमें नया रबड़ प्राप्त होता है। और इस प्रोसेस को जिसके अंदर हमने ठोस रबड़ के अंदर सल्फर मिलाया, इस विधि को हम क्या कहते हैं, वल्कनीकरण। यानी इस विधि से हम रबड़ को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार वल्कनीकरण के द्वारा जो हमें रबड़ प्राप्त होता है वो कैसा होता है, बहुत कम घिसने वाला, मजबूत, कठोर और अप्रत्यास्थ होता है, जिसका हम विभिन्न प्रकार से उपयोग में लेते हैं। अब इसके बाद आएंगे हमारे संश्लेषित बहुलक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।